नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। मैं हूं श्वेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय। इस एपिसोड में हम जारी रखेंगे अपनी पिछली किताब की चर्चा, जो थी मैनी लाइफ्स ऑफ सैयदा एक्स, नेहा दीक्षित द्वारा लिखी गई। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से सैयदा को अपने होम टाउन बनारस से निकलकर एक दूसरे शहर में अपनी पूरी ज़िंदगी फिर से बसानी पड़ती है। और हमने बात की थी कि कितनी अनसर्टिनिटी है इन लोगों की ज़िंदगी में, कि इन्हें कभी भी पता नहीं है कि कहाँ से इन्हें निकलकर किसी और शहर में अपने आप को एक बार फिर से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और थोड़ी सी बात की थी हमने कि स्टेट का क्या रुख है ऐसे लोगों के प्रति। और बहुत थोड़ी सी बात हमने की थी कि एज अ मिडिल क्लास पीपल हम लोगों का कैसा रवैया है इन लोगों के प्रति। उसी पर थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो प्रणय, बताओ कि इस किताब में सैयदा के साथ ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो दिखाता है कि किस तरह से मिडिल क्लास इन लोगों को ट्रीट करता है। हाँ बिल्कुल, और सैयदा से ज़्यादा इसकी झलक मिलती है जब सैयदा की बेटी रेशमा वो स्कूल से निकलकर थोड़ा सा शायद 20-21 साल की उम्र में वो पास के एक मॉल में नौकरी करने जाती है। वहाँ उसे क्लीनिंग स्टाफ की तरह नौकरी मिलती है, तो बाथरूम वगैरह साफ़ करने का काम उसे मिलता है। और वहाँ पहली बार होता है कि एक तरीके से जो हमारे जैसा तबका है, जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास है, जिसके पास मॉल में जाके शॉपिंग करने का, फूड कोर्ट में खाने का पैसा है, उससे थोड़ा सा कांटेक्ट में आती है रेशमा। और इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई ये पढ़ के कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे जब उनकी रेशमा की ट्रेनिंग हो रही होती है, जब उन्हें सफाई वगैरह के बारे में बताया जा रहा होता है, तो उसे बताया जाता है कि जो क्लीनिंग स्टाफ है वो कभी मेन एंट्रेंस से ना घुसे, उसे हमेशा पीछे से आना है। या फिर ये तो तुमने भी देखा होगा कि इतने सारे जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें हमारे जानने वाले लोग रहते हैं, हम ऐसी कितनी जगहें गए हैं जहाँ पे रहने वालों के लिए एक लिफ्ट होती है और काम करने वालों के लिए या घर में जो सफाई करने आती हैं, खाना बनाने आती हैं, या जो गार्ड्स हैं या जो डिलीवरी वाले हैं, उनके लिए एक अलग लिफ्ट होती है जिसे सर्विस लिफ्ट कहते हैं। और ये इतनी अजीब चीज़ लगती है। जैसे यूएस में हमने देखा है कि सर्विस लिफ्ट वो होती है जहाँ से सामान ले जाया जाता है। कुछ भारी सामान है जो ऊपर ले जाना है तो सर्विस लिफ्ट यूज़ होती है। अपने यहाँ एक तबके को सर्विस लिफ्ट यूज़ करने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही मतलब वो एक तरह से सामान है। हाँ, मतलब वो एक तरीके से बस एक ज़रिया है कुछ काम करवाने का, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि रेशमा के साथ डॉली नाम की एक लड़की काम करती है जो कि बाथरूम में टॉयलेट यूज़ कर रही होती है, वुमेंस टॉयलेट में, और कोई कस्टमर देख के कंप्लेन कर देता है कि ये हमारे तरह, मतलब जो बाथरूम वो साफ़ कर रही है वहाँ वही बाथरूम वो इस्तेमाल नहीं कर सकती है। या फिर लंच ब्रेक होता है तो इन लोगों को कहा जाता है कि बाथरूम के अंदर एक छोटा सा कमरा होता है जो कि क्लीनिंग स्टाफ का, जिसमें सामान रखा होता है, जिसे जैनिटर्स क्लोजेट कहते हैं, उसमें बैठ के इन्हें अपना लंच खाना होता है। या फिर इनसे कहा जाता है कि तुम्हें 12 घंटे की शिफ्ट में तुम बैठो मत, बाथरूम के फर्श पे भी मत बैठो। ये इतनी अजीब लगने वाली चीज़ें हैं और इतनी शर्मिंदगी होती है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण दिया है कि मॉल में ही फूड कोर्ट में मैकडॉनल्ड्स में किसी बच्चे का बर्थडे होता है, तो बहुत सारे और बच्चे, उनके माँ बाप आते हैं और कई सारे बच्चों के साथ उनकी आया होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में नैनी कहा जाता है। और सारी आया को बाहर बिठा दिया जाता है। अंदर पार्टी चल रही है मैकडॉनल्ड्स में, वो लोग खा पी रहे हैं, इन्हें कोई पानी भी नहीं पूछता। और ये भी हमने इतना पब्लिकली, इतना इत्मीनान से होते हुए देखा है कि किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। अक्सर हमने देखा है कि कहीं टेबल पे एक परिवार खा रहा होगा और जो आया है वो या तो ज़मीन पे नीचे बैठी होगी पास में, या फिर किसी और टेबल पे बैठी होगी। वो सेम टेबल पे भी नहीं बैठ सकती हैं। तुम उन्हें खिला तो रहे ही नहीं हो, तुम सेम टेबल पे भी उन्हें नहीं बैठने दे रहे हो। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि क्या मिलता है इस तरीके का पब्लिक ह्यूमिलिएशन एक और इंसान को देकर। इससे मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। एक तो ये कि जो घर घर पे एक वर्ड बहुत ही फेमस हो गया है कि कूड़े वाला आया है या कूड़े वाली आई है। तो एक तो ये सवाल कि
जब हम सब्जी वाला किसी को कहते हैं तो वो तुम्हें सब्जी देकर जाता है। जब तुम कपड़े वाला किसी को कहते हो तो तुम उससे कपड़े खरीदते हो। तो कूड़ा वाला तो तुम्हें कब कूड़ा देकर नहीं जा रहा है ना, हम हैं कूड़े वाले। हम कूड़े वाले हुए एक तरह से। वो तो तुम्हारा कूड़ा लेकर जा रहा है, तो वो तो सफाई करवा रहा है तुम्हारा, वो सफाई वाला हो सकता है। लेकिन कूड़े वाले तो हम हुए जो कूड़ा लाकर उसे दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो तुमने ये कही कि वो जो सफाई कर रही है उसे वो सेम बाथरूम यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। इससे पीछे जो हमने एक मूवी देखी थी द हेल्प करके, जो यहाँ पे है, जिसमें सेम एक, मुझे उसका बिल्कुल सेम सीन याद आ रहा है कि उसमें जो उनके घर की मेड होती है, ऑल्दो उनके लिए एक सेपरेट वॉशरूम होता है जो घर से बाहर होता है। एक दिन बहुत तेज़ तूफ़ान आता है जिसकी वजह से कि वो बाहर नहीं जा पा रही है, बारिश है, तूफ़ान है और उसे बाथरूम जाना है लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही है। तो जो घर की मेन हेड है एक तरह से, जो लेडी है, वो उसे बार बार कह रही है कि तुम इतना तो कंट्रोल कर ही सकती हो कि तुम्हें बाथरूम जाने की, ये वाला बाथरूम तो तुम बिल्कुल हरगिज़ यूज़ नहीं करोगी। और मतलब वो इतनी डेस्परेट है बाथरूम जाने के लिए, मतलब ये ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं है कि तुम्हारे अपने बस में है। तो वो बाथरूम में अंदर चली जाती है और अभी वो बैठी ही होती है कि वो आ जाती है, जो मतलब फैमिली की लेडी होती है, और वो दरवाज़ा नॉक करने लग जाती है कि तुम अंदर कर क्या रही हो। मेड को इतना गिल्ट और इतना शेम फील करवाया जाता है कि हाउ कुड यू डू दिस, जबकि वो कुछ कर भी नहीं रही थी, वो सिर्फ बाथरूम यूज़ कर रही थी। और वो साफ़ करेगी, वो फ्लश करेगी, वो तुम्हारा बाथरूम रोज़ वैसे भी साफ़ करती है, लेकिन सिर्फ एक ये चीज़ कि उसने वो यूज़ कैसे कर लिया। इसमें मेरा इसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक सवाल था। जैसे मैंने द हेल्प फिल्म नहीं देखी है, लेकिन शायद वो सिविल राइट्स मूवमेंट से पहले की कहानी है, तो शायद 30 या 40 के दशक की कहानी है, आज से बहुत पुरानी कहानी है वो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ लोग ये कहते हैं कि शहरों में कास्ट थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन ये जो फासला हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जो कि एक तरीके से सफाई का हम बहाना बनाते हैं, लेकिन जो बाथरूम साफ़ कर रहा है उसे ही वो बाथरूम ना इस्तेमाल करने देना, मतलब इसके पीछे क्या सफाई का आर्ग्यूमेंट हो सकता है? और मैं इस पे तुम्हारे विचार भी जानना चाहूँगा। मुझे कभी कभी लगता है कि ये कास्ट की वजह से आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में, अपर कास्ट के दिमाग में ये है कि कुछ स्पेसिफिक जातियां हैं, कुछ स्पेसिफिक बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, तो हमें बिल्कुल उनसे दूरी मेंटेन करके रखनी है कि कहीं छू ना जाएं, हम कहीं सेम स्पेस में भी ना आ जाएं। लेकिन जैसे अमेरिका में अगर हम पुरानी फिल्में उठा के देखें, या जैसे द हेल्प जिस ज़माने की है उस ज़माने की हम फिल्में देखते हैं, तो हमें ये दिखता है कि बाथरूम अलग हुआ करते थे, बिल्कुल कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता था ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में। लेकिन वो सिचुएशन अब बदल गई है, अब ये कहीं नहीं देखने को मिलता। हमने खुद देखा है कई जगह, कई बार हम मॉल जाते हैं तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो फूड कोर्ट में बैठ के, अपने ब्रेक में वो फूड कोर्ट में बैठ के ही खाना खाते हैं। ये अपने यहाँ क्यों नहीं आ पाया है? अगर जो क्लेम लोग करते हैं कि जाति शहरों में नहीं है, अगर वो क्लेम सही है तो फिर ये क्यों दिखता है हमें? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये बात कि अगर प्योरली ये हाइजीन का प्रॉब्लम होता तो कहीं ना कहीं इसे जस्टिफाई करना आसान होता कि ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि हाइजीन की प्रॉब्लम है। जैसे कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने कुछ ये कर दिया था कि क्योंकि ये बाहर जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो प्रोबेबली इन लोगों को कोविड जल्दी हो जाएगा और ये हमें फैला देंगे। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में अगर देखा जाए तो ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे तुम्हारा कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। ये तुम्हारे घर पे आकर सफाई कर रहे हैं, तुम्हारे घर पे जितना भी सामान पड़ा है उसे ये छू रहे हैं, साफ कर रहेंगे तो हाथ तो लगाएंगे ना, मतलब कैसे कर देंगे, मैजिक तो नहीं है इनके हाथ में। ये तुम्हारी हर चीज़ को छू रहे हैं, तुम्हारे बच्चे दिन भर इन्हीं के गोद में खेल रहे हैं, ये तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा खाना बना रहे हैं, तो मतलब तब तो तुम्हें हाइजीन की याद नहीं आ रही है। लेकिन जब ये तुम्हारे घर का बाथरूम यूज़ कर रहे हैं या बाहर जाके तुम्हारे टेबल पे बैठ जा रहे हैं, तब तुम्हें अचानक से हाइजीन की याद आ जाती है। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह की ब्रेन प्रोसेसिंग है, वो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि। और ये हम उस तबके की बात करें जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है, हाँ, जो कि अंग्रेजी समझता है, जो कि अपने आप को सोफिस्टिकेटेड मानता है। एक तरफ तुम्हें इन पर इतना भरोसा है कि तुम अपना बच्चा इनके हाथ में छोड़कर पूरा दिन बाहर घूमने फिरने या काम करने जा सकते हो, और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते। तो ये किस तरह की हिपोक्रेसी है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। और हाइजीन के मामले में भी यही कि एक तो ये तुम्हारे घर का खाना बना रहे हैं और वो तुम खा भी ले रहे हो, लेकिन दूसरा तुम ये कह रहे हो कि बहुत अनहाइजीनिक लोग होते हैं।
दोनों में से एक बात अगर कोई कहे तो मैं मान लूंगी कि ठीक है कि ये लोग बहुत अनहाइजीनिक होते हैं, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, और हम अपने घर का खाना खुद बनाते हैं, अपने घर की सफाई खुद करते हैं, या वट एवर। लेकिन ऐसा भी नहीं है। हाँ। ये लोग वो लोग हैं जो लोग रेगुलर इनकी सर्विसेज ले रहे हैं, इनसे सारा काम करवा रहे हैं, और उसके बाद बदले में इनको ये दिया जा रहा है, एक ह्यूमिलिएशन। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई। मुझे याद है पिछले साल मैं अपने यहाँ की, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है वो देश के, और वहाँ मैं गया था एक गेस्ट लेक्चर देने। तो मैं गेस्ट हाउस में रुका था, और वहाँ पे 24 घंटे गेस्ट हाउस के दरवाजे पे बाहर की तरफ आदमी खड़ा होता था जो कि आने जाने वाले लोगों के लिए दरवाज़ा खोलता था। और मुझे उस चीज़ ने बहुत अनकंफर्टेबल किया कि मैं मैं खोल सकता हूँ अपने आप। मतलब कोई अगर सही में कोई बुज़ुर्ग हो या कोई ऐसा हो जो नहीं खोल सकता अपने आप, उसके लिए रिसेप्शन पे, दरवाजे के जस्ट अंदर रिसेप्शन है, वहाँ पे 2-3 लोग बैठे होते हैं, वो उठ के खोल देंगे। आपको एक इंसान वहाँ क्यों चाहिए? मतलब ये किस टाइप का काम है? तो मैंने अपने एक दोस्त से इस चीज़ का जिक्र किया, और उसने ये कहा कि अगर लोग ये सोचते हैं कि अगर ये इंसान यहाँ खड़ा नहीं होगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, तुम उसे बस पैसा दे दो, बस उसे खड़ा मत करवाओ वहाँ पे। उसे कहो तू घर पे बैठ और पैसा ले ले। और मैंने सोचा कि ये बिल्कुल सही बात है। मतलब आप अगर किसी को ये सजेशन देंगे तो वो कहेगा कि ऐसे कैसे पैसा दे दें, लेकिन जो काम वो कर रहा है उस काम की कुछ सेंस नहीं बनता ना उस काम का, तो पैसा दे दो बस। कुछ चीज़ें सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए की जाती हैं। जैसे बड़े रेस्टोरेंट में तुम देखो तो इस तरह के दरबान खड़े रहते हैं जो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलते हैं। कुछ चीज़ों में दे मेक सेंस, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, तुम्हारे पास बहुत सामान है, तुम्हारे पास बच्चे हैं और तुम सामान साथ में नहीं घसीट पा रहे हो, तब समझ आती है। हाँ, और उस केस में रिसेप्शन का स्टाफ उठ के आपकी हेल्प कर देगा, आप हेल्प मांग सकते हैं। ये जो हमारे दिमाग में ये कंडीशनिंग हमारी हो रखी है कि काम करो तभी पैसा मिलेगा, भले ही वो काम कितना भी निरर्थक हो, कितना भी फिजूल हो, लेकिन काम करो तभी पैसा मिलेगा। ये इतनी बकवास बात लगती है मुझे ऐसे एग्जाम्पल देख के। जैसे इसका एक एग्जाम्पल याद आ रहा है बड़े अफसरों की। जैसे ड्राइवर जो होता है, बेसिकली वो तुम्हारे गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, फिर जब भी तुम्हें उतरना होता है तो खुद उतर कर वो तुम्हारा दरवाज़ा खोलता है, जो बेसिकली एक तो उसका टाइम वेस्ट है कि वो अपनी सीट से उतर कर, सीट बेल्ट उतार कर, फिर एक चक्कर मार कर तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दरवाज़ा खोल रहा है। और मतलब अगर तुम ऑफिसर हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो मतलब तुम्हारे हाथ पांव चल रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे हाथ में बहुत सारी फाइल्स हैं जिन्हें देख कर लेकर तुम उतर रहे हो, तो मतलब तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। कि उससे ये सब करवाने का कोई सेंस नहीं बनता। और जो तुम्हारा स्टेटस है वो रहेगा, जो तुम्हारे पास पावर है वो रहेगी। हाँ, ये स्टेटस जताना थोड़ा ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा। जिस लेवल पे तुम हो उस लेवल पे तुम रहोगे जब तक तुम्हारी सर्विसेज हैं। वो एकदम से बढ़ नहीं जाएंगी, एकदम से कम नहीं हो जाएंगी। लेकिन ये जो दिमाग का एक क्या कहा जाए, ऐसे फितूर है, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ रेशमा मॉल में जाती है तो जो कुछ वो झेलती है, जो कुछ वो देखती है, इसके अलावा मैं ये भी, मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि जो हमारा मीडिया है, जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें भी पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आए हैं कि अगर ये सोच के देखा जाए कि 70s की अगर आप 70s या 80s का अगर सबसे बड़ी फिल्में उठा के देखिए तो 70s में दीवार फिल्म आई या 80s में कुली फिल्म आई। इन दोनों ही फिल्मों में जो मेन कैरेक्टर्स थे, जैसे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर दीवार फिल्म में एक शिपयार्ड पे मजदूर की तरह शुरुआत करता है, ऐसे ही कुली फिल्म में तो वो कुली ही बना है। बेरोज़गारी और इस तबके की जो स्ट्रगल थी वो कम से कम दिखाई जाती थी। इतनी सारी फिल्में हैं कि 2 बीघा ज़मीन में किसानों की स्ट्रगल दिखाई जा रही है। ये कम से कम जो बॉलीवुड था वो कैप्चर करता था। और जैसे दीवार फिल्म के बारे में ही मैं याद करता हूँ, तो उसमें जब अमिताभ बच्चन शिपयार्ड पे काम करता है तो एक इंसिडेंट होता है कि जो लोकल गुंडे होते हैं वो एक नए वर्कर से हफ्ता वसूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो कहता है कि मैं फैज़ाबाद से आया हूँ और मैं अपने घर पैसा भेजता हूँ, मुझे अपने फैमिली को पालना है, मैं ऐसे कैसे पैसा दे दूँ। तो मेरे दिमाग में ये भी आया कि ये जो मुंबई में यूपी बिहार से आने वाले मज़दूर, ये फिनोमिना जो है कम से कम 50 साल पुराना है। हम सोचते हैं कि ये रीसेंट चीज़ है, लेकिन
उस टाइम का बॉलीवुड ये चीज़ें कैप्चर कर रहा था। ऐसे ही दीवार फिल्म में शशि कपूर का जो कैरेक्टर है वो बाद में पुलिस में भर्ती हो जाता है, लेकिन शुरुआत में वो भी बेरोजगार रहता है, बार बार नौकरी के लिए ट्राई करता है। ऐसे ही एक 70s की फिल्म है मेरे अपने, जिसमें वो गाना है कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों। उसमें विनोद खन्ना और उसके दोस्त ये सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं जो कि अनएम्प्लॉयड भी हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मजदूरों की जो स्ट्रगल थी, बेरोजगारी, कम से कम उस ज़माने में कैप्चर हो रही थी। अब तो मतलब ये सब कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी सोनू के टीटू की स्वीटी, ऐसा कुछ। मैंने उस फिल्म का शुरुआत का कुछ पार्ट देखा था और उसमें एक चीज़ मुझे इतना गुस्सा आया था वो चीज़ देख के। अच्छा खासा पैसे वाले लोग दिखाए गए हैं उसमें कि उनके पास BMW, ऑडी ये सब गाड़ियाँ हैं, और एक सीन में एक कैरेक्टर अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा है और बालकनी का सामने से जब वो शॉट दिखाते हैं तो उन्होंने आसपास की जो दीवारें हैं वो CGI कर दी हैं, जिससे कि वो बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल नई पुती हुई दिखें। और मुझे लगा ये तुम्हें क्यों करना है, क्या दिखा रहे हो कि इतना अमीर होने के बावजूद तुम्हारा घर गुड इनफ नहीं है कि वो वैसा ही दिखाया जा सके। तो हम मजदूरों को दिखाने से और इस स्टेज पे आ गए हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ कि इस टाइप वर्किंग क्लास की स्ट्रगल या सैयदा जिस टाइप के बैकग्राउंड से आती है उसकी स्ट्रगल, 4-5 साल पहले एक फिल्म आई थी ईब आले ऊ, जिसमें ये बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म थी, जिसमें एक लड़का है जो कि जिसे काम दिया जाता है कि वो बंदर भगाएगा। जो सरकारी दफ्तरों के पास बहुत ज़्यादा बंदरों का आतंक था, तो बंदर भगाने का काम मिलता है, लेकिन उसे बंदरों से डर लगता है। तो मैं सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये फिल्म ईब आले ऊ ज़रूर देखें, बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें एक साइड प्लॉट ये है कि ये लड़का अपनी बहन के साथ रहता है, बहन के हस्बैंड गार्ड की नौकरी करते हैं, बहन खुद प्रेग्नेंट है, उनका एक कमरे का घर है जिसमें ये सारे लोग रहते हैं, और बहन साथ में मसाले वगैरह पैक करने का शायद काम करती है। और मुझे ये देख के लगा था शायद वो इकलौता एग्जाम्पल है, मतलब जो मुझे याद आता है, जो कि घर में जो होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसा सैयदा ने कई साल किया, इसका शायद मुझे इकलौता एग्जाम्पल याद आता है बॉलीवुड में। और ये भी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड तो नहीं ये मेन स्ट्रीम बिल्कुल नहीं है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत से लोग जो अगर इस एपिसोड को सुनेंगे तो उसमें से 1% भी अगर लोग निकले जिन्होंने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मूवीज ने इतना चकाचौंध कर रखा है इंसान को कि वो बेसिक नॉर्मल चीज़ें जो आम इंसान की स्ट्रगल है उसको देख ही नहीं पा रहा है। उसे लग रहा है कि हर इंसान हीरो ही है और हर इंसान की ज़िंदगी में बस यही सपने हैं कि घर, गाड़ी और बंगला। तो नॉर्मल इंसान की स्ट्रगल है वो बहुत डिफरेंट है हम लोगों की स्ट्रगल से। शायद ये रियलाइजेशन ही नहीं है बहुत से लोगों को। और साथ में मुझे याद आता है 2019 में पैरासाइट नाम की फिल्म आई थी कोरिया से, जिसे फिर ऑस्कर भी मिला था। वो फिल्म देख के मुझे बार बार लगा था कि यार ये ऐसा कुछ अपने यहाँ क्यों नहीं बना, मतलब। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बॉलीवुड ने ये डिसाइड कर लिया है कि लोग ये नहीं देखना चाहते हैं या सिर्फ एंटरटेनमेंट को एस्केप की तरह देखना चाहते हैं। और इससे रिलेटेड एस्केप से ही एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई। मॉल्स में हमने देखा है अपने यहाँ कि पैसे के हिसाब से सीट्स होती हैं कि आपको स्क्रीन से जितना दूर बैठना है उतना ज़्यादा पैसा दीजिए और आपकी सीट उतनी ज़्यादा आरामदायक होती जाएगी। कि सबसे ऊपर वाली सीटें शायद 1200 या 1500 की होती हैं और वो बिल्कुल सोफे जैसी होती हैं। जबकि US में सब जगह नहीं, लेकिन बहुत सारे मॉल्स मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ सिर्फ एंट्री का टिकट होता है। और मुझे बार बार ये लगता है कि सिनेमा को हम एक तरीके से एस्केप की तरह देखते हैं। बॉलीवुड भी जिस तरीके का कंटेंट ज़्यादातर बनाता है वो यही है कि ये एक एस्केप है, कि बहुत अमीर लोग बिल्कुल विदेशों में घूम रहे हैं तो ये एक एस्केप है। उसके बावजूद जिस जगह वो कंटेंट कंज्यूम हो रहा है वो बिल्कुल भी एस्केप नहीं है, क्योंकि अगर आप 150 ही रुपये अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको सबसे आगे बैठना होगा और कहीं बिल्कुल लेफ्ट साइड या बिल्कुल राइट साइड सबसे आगे की सीट मिलेगी। अगर आप 1200-1500 अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे पीछे की सीट मिलेगी। मतलब मेरे दिमाग में बार बार आता है कि जो टोटल सारी सीटों का टोटल जो किराया है उसे आप एवरेज कर दो, हर किसी से 250 रुपये लो। अगर एवरेज 250 आता है तो शायद जितने टाइम में 150 देने वाला 5 फिल्में देखता था उतने टाइम में वो 3 ही देखेगा। लेकिन हॉल में आके भी वो ह्यूमिलिएशन, वो जो पैसा कम होने की जो खीज है वो आपको क्यों देनी है उसे? एक बार उसने टिकट खरीद लिया फिर वो कहीं भी बैठ सके। लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि हॉल के अंदर भी हमें वो सेग्रीगेशन चाहिए कि अगर तुम 1200 अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम मुझसे दूर बैठो। हाँ, सही कहा तुमने प्रणय। और
इससे मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले ही मैं कुछ पढ़ रही थी, लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा कि क्या चीज़ थी जहाँ मैंने ये पढ़ा था। उसमें वो ऑथर कहता है कि पीपल एक्चुअली आर नॉट लुकिंग फॉर इक्वालिटी, कि लोग इक्वालिटी सीख नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं किसी तरह से दूसरे लोगों से ऊपर उठना। किसी को भी इक्वालिटी नहीं चाहिए, सबको ये चाहिए मैं किसी तरह से बाकी सबसे किसी एक चीज़ में कम से कम ऊपर उठ जाऊं। इक्वालिटी जो हमें लगता है कि हर एक इंसान ये चाहता है कि उसे इक्वल ट्रीट किया जाए, ये एक तरह से सही बात नहीं है। और इसके शायद कुछ एग्जांपल्स भी होंगे जो तुमने किताब में देखे होंगे या अपने जीवन में तुम्हें याद हो। जैसे ये मूवी का जो एग्जांपल दिया वो एक तरह से यही तो है कि हर एक इंसान को ये है कि मैं ज़्यादा अच्छा टिकट खरीद कर एक अच्छी जगह पे बैठ जाऊं ताकि मैं दूसरों से अच्छा दिखूं, अच्छा लगूं कि हाँ मैं इनसे थोड़ा सा ऊपर हूं, चाहे वो पैसे के टर्म्स में हो या किसी और टर्म में हो। और जबकि थिएटर में अंधेरा होता है। हाँ, मतलब लेकिन फिर भी वो जो एक अंदर से शायद सेटिस्फेक्शन आती है कि हमने सबसे महंगा टिकट खरीदा है और हम सबसे अच्छी जगह पे बैठे हैं, जो भी हाँ, इसे कह लिया जाए। हाँ, और हाँ, मतलब सही कह रही हो तुम। और ये जो एंटरटेनमेंट में सेग्रीगेशन है, जो भेदभाव है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हमने थिएटर में जो अलग अलग प्राइस के टिकट होते हैं, इसका एग्जाम्पल देखा। साथ ही नेहा ने एक जगह ये जिक्र किया है, जब हम छोटे थे तो तुम्हें याद होगा, सुना था दिल्ली में अप्पू घर है। तो अप्पू शायद 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे, उसका मैस्कॉट था। और उसके नाम पे फिर अप्पू घर एक अम्यूज़मेंट पार्क बना दिल्ली में। लेकिन कुछ साल पहले अप्पू घर बंद हो गया और वो गुड़गांव शिफ्ट कर दिया गया। और वहाँ पे जो अप्पू घर का नया अवतार खुला, वहाँ का टिकट नेहा ने बताया कि 1500 रुपये है। कितने लोग हैं जो अपने बच्चे के लिए 1500 का टिकट पर पर्सन खरीद सकते हैं? इसी का मुझे एक और एग्जांपल याद आता है कि लखनऊ में हमारी कॉलोनी में क्योंकि काफ़ी सारे बंगाली लोग थे तो दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि अगर आप एक तरीके के इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि हमारी कॉलोनी में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये मिड 2000s की बात है, तो उस टाइम पे क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बहुत सारे लेबर थे जो कि कॉलोनी के बाहर रहते थे, लेकिन उन्हें दुर्गा पूजा में आना अलाउ नहीं किया जाता था। तो उस टाइम पे हमारी कॉलोनी से थोड़ा दूर पे, करीब आधा किलोमीटर दूर, एक बड़ा सा प्लॉट खाली पड़ा था जिसमें उस तबके ने दशहरा मनाना शुरू किया। और दुर्गा पूजा की जगह वो लोग, क्योंकि ज़्यादातर यूपी बिहार के मज़दूर थे, तो वो लोग रामलीला करते थे। कुछ साल वो रामलीला हुई, लेकिन फिर वो प्लॉट एक स्कूल बनाने के लिए ख़रीद लिया गया और वो रामलीला वहाँ से शिफ्ट हो गई। मतलब मुझे बार बार वो एग्ज़ाम्पल याद आता है कि आपने अपने जो सो कॉल्ड कल्चरल इवेंट्स हैं या आपका जो सोशल एंटरटेनमेंट है, उससे उन लोगों को बाहर कर दिया है। लेकिन जो जगह वो अपने लिए बना लेते हैं उसे भी बार बार, क्योंकि वो प्लॉट कोई खरीद लेता है तो उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। सही कहा। और थोड़ा सा गूगल सर्च करके मुझे पता चल गया कि वो मैंने कहाँ पढ़ा था। तो शायद मैं जेम्स बॉल्डविन की द फायर नेक्स्ट टाइम पढ़ रही थी। अच्छा। और उसमें जेम्स बॉल्डविन कहते हैं कि लोग हमेशा एंग्शियस नहीं होते इक्वालिटी के लिए, क्योंकि अगर वो इक्वल हैं तो फिर किससे, मतलब फिर कोई कंपैरिजन नहीं रह जाएगा ना। तो वो कहते हैं कि पीपल आर नॉट टेरिबली एंग्शियस टू बी इक्वल, क्योंकि फिर उन्हें वो कंपैरिजन जो हमेशा एक ज़िंदगी में हमेशा लगा रहता है कि किससे अच्छे या किससे बुरे हो तुम, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। पीपल वांट टू बी सुपीरियर टू अदर्स। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक इच्छा है वो इक्वालिटी की नहीं होती है, इच्छा होती है दूसरों से बेहतर होने की। और आई थिंक इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ ज़्यादा ही कहा जा सकता है, क्योंकि बचपन से ही हमें हमारे अंदर वो जो एक कीड़ा डाल दिया जाता है कि शर्मा जी के लड़के को देखो तो वो जो कंपैरिजन है और वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं फिर ऐसी चीज़ों में भी सीप इन कर जाती है जहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, और मुझे तुम्हारी बात से याद आया, क्योंकि तुमने जेम्स बॉल्डविन का नाम लिया। हमने एक बूंद सागर के शायद तीसरे एपिसोड में टानेहेसी कोट्स की किताब बिटवीन द वर्ल्ड एंड मी की बात की थी। और ये एक असाइड है, लेकिन टानेहेसी कोट्स अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर आपने जेम्स बॉल्डविन को नहीं पढ़ा है तो आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो कहते हैं। तो मैंने
जेम्स बॉल्डविन की जियोनीज रूम पढ़ी है, तुमने द फायर नेक्स्ट टाइम पढ़ी है, हमें ज़रूर अगले कुछ एपिसोड्स में जेम्स बॉल्डविन की किसी किताब पे बात करनी चाहिए। हाँ ज़रूर, आई थिंक हम इसी किताब पे बात करेंगे द फायर नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि वो एक और बात कहते हैं किताब में कि जिन लोगों को प्रिविलेज की आदत पड़ जाती है उन लोगों को फिर एक तरह से इक्वालिटी ऑपरेशन लगने लग जाता है कि अब ये भी हमारी तरह ही ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे, तो वो उन्हें एक तरह से लगता है कि हमें ऑप्रेस किया जा रहा है, कि हमसे कुछ छीन कर किसी और को दिया जा रहा है। और ये बिल्कुल मिडिल क्लास के कई सारे चीज़ों पे जो रिएक्शंस आते हैं उनमें दिखता है। जैसे नेहा ने एक स्टेज पे 2010 के आसपास सैयदा शायद बादाम साफ़ करने का काम करती थी, और बादाम जैसा कि हम जानते हैं कितने महंगे आते हैं, और शायद ऐसा कुछ है कि एक बोरी साफ़ करने के उन्हें और एक बोरी कुछ शायद 23-24 किलो की होती थी, और एक बोरी साफ़ करने के उन्हें 50 रुपये मिलते थे, जिसमें कि पूरा दिन जाता है। एक बोरी साफ़ करने के 50 रुपये, 23 किलो बादाम साफ़ करने के 50 रुपये, 1 किलो बादाम शायद 1000 रुपये के आसपास के आते हैं इस समय ये। और वो हड़ताल इसलिए होती है कि जो लोकल दुकानदार होते हैं जो कि बड़े स्केल बहुत बड़ी मात्रा में बादाम का बिज़नेस करते हैं, ये औरतें ये डिमांड कर रही थी कि एक बोरी का उन्हें 50 की जगह 60 रुपये दिया जाए। शायद वो डिमांड 70 करती हैं लेकिन एंड में उन्हें मिलता 60 रुपये है। ये हड़ताल इसलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक बहुत बड़ी हड़ताल थी जिसने आगे जाके और भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को ऑर्गेनाइज होने का एक टेम्पलेट दिया था। और शायद इसी को कवर करने के सिलसिले में नेहा इन औरतों के कांटेक्ट में आई थी। तो मैं ये सोच रहा था जब फाइनली कई दिनों के बाद ये एग्रीमेंट होता है कि हाँ 50 से 60 रुपये पर बोरी हो जाएगा रेट, तो सैयदा की लड़की मजाक उड़ाती है कि तुमने इतना कुछ किया, और बीच में बहुत कुछ होता है, पुलिस आकर धमकाती है, लोग अरेस्ट किए जाते हैं, ये सब होता है। और क्योंकि ये सब बहुत निचले तबके से, कम पढ़ी लिखी औरतें हैं, बहुत निचले तबके से आती हैं, तो इनके हस्बैंड्स, इनके परिवार भी इस सबसे खुश नहीं है कि ये नेतागिरी क्या कर रही हो, काम करो अपना या फिर घर में बैठ जाओ। उसके बावजूद जब उन्हें जीत मिलती है, और जीत भी 10 रुपये पर डे का इजाफा, तो सैयदा की लड़की रेशमा कहती है कि 10 रुपये पर डे ही तो मिले, मतलब क्या हासिल कर लिया। और रेशमा कहती है कि ये 10 रुपये पर डे 600 रुपये महीने है। हाँ सॉरी मतलब दिन में शायद 2 बोरी करती हाँ दिन में शायद 2 बोरी करती थी, सॉरी मैं गलती कर दी, दिन में 2 बोरी करती थी, तो एक बोरी के 10 रुपये मतलब महीने के 600 रुपये। और मुझे इतना शर्मिंदगी हुई क्योंकि मुझे याद है 2010 के टाइम हम लोग कॉलेज के 3rd ईयर में थे, मेरे साथ के कई लड़के थे जो आराम से हफ्ते में 1 या 2 पिज़्ज़ा खा लेते थे, और उस टाइम पे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा 300 रुपये का आता था। और उस टाइम पे कुछ औरतें थीं जो कि दिल्ली में 20 रुपये पर डे के लिए लड़ रही थीं, और हमें उनके बारे में पता भी नहीं है, और पता चल भी जाए तो शायद हम कुछ करेंगे नहीं उनके बारे में। सही कहा तुमने प्रणय, 10 रुपये की कीमत सिर्फ वही जान सकता है जिसे ये पता है कि 10 रुपये में आने वाली एक ब्रेड का पैकेट एक दिन भर उनके परिवार की भूख मिटा सकता है, ना कि कोई ऐसा इंसान जो 600 रुपये का पिज़्ज़ा सिर्फ शौक के लिए ही खा ले। खैर थोड़ा बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो गैप आया है, एक इकोनॉमिक गैप है क्लासेस के बीच में इंडिया में, कि अपर क्लास और मिडिल क्लास और फिर लोअर क्लास के ये लोग, इसका क्या रीज़न है कि ये गैप दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। या इस कहानी से ही तुम्हें कुछ झलक मिली हो, या तुम्हारे दिमाग में कुछ आया हो कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं या क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? इसमें मेरे ख्याल से ये बहुत ब्रॉड सवाल है, इसमें मेरे कुछ विचार हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैंने जितना कुछ इकोनॉमिस्ट और विशेषज्ञों की बात सुनी है, तो बहुत लोग तो इस चीज़ को बुरा ही नहीं मानते कि ये जो इनइक्वालिटी है या ये जो खाई है गरीब तबके और बाकी लोगों के बीच में, ये बढ़ती जा रही है। उन्हें लगता है कि ये विकसित होने के प्रोसेस में एक नेचुरल चीज़ है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, तो मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। कुछ चीज़ें जो जितना मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे मुझे समझ में आती हैं, उनसे शायद ये एक्सप्लेन हो सकता है कि मिडिल क्लास और निचले तबके के बीच में जो सोशली जो फासला है, शायद वो मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे एक्सप्लेन हो सकता है।
एक चीज़ तो ये है कि हमारी जो समझ है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, अपनी हिस्ट्री को लेकर के, वो बहुत ही गलत है। जैसे कि मैंने, जब मैं बड़ा हो रहा था तो अपने परिवार में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, अपने जानने वालों में इमरजेंसी के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा सुना था कि इमरजेंसी पे ट्रेनें टाइम से चलती थीं, कोई सरकारी दफ्तर में आपसे रिश्वत नहीं मांगता था, या फिर संजय गांधी को एक विजनरी की तरह प्रेजेंट किया जाता था कि संजय गांधी होता और लंबा जीता तो वो देश को बदल देता। इस टाइप की बातें मैंने सुनी थी। जब मैंने खुद बड़े होकर किताबें पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि जो हाहाकार मचा था इमरजेंसी के टाइम पे, कि हमारी जो स्कूल में अगर 10th तक हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो इंडिया की इंडिपेंडेंस पे ख़त्म हो जाती है, और उसमें हमने पढ़ा था कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारे लोग जेल में डाले गए थे, लगभग 1 लाख लोग जेल में डाले गए थे। इमरजेंसी में भारत की सरकार ने उससे ज़्यादा लोगों को जेल में डाला था। इतने हज़ारों लाखों लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई थी, इतने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को टॉर्चर किया गया था, इतने सारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए गए थे, और सिर्फ इसलिए कि उस टाइम पे आपको अपनी कन्वीनियंस दिख रही थी। लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा दौर था। मैंने अपने, ये ख़ास तौर से मिडिल क्लास के साथ है, शायद इसमें शायद कुछ कास्ट का भी लेना देना है इस चीज़ से, कि लोग इस टाइप की बातें करते हैं कि इस देश में तो डिक्टेटरशिप ही काम कर सकती है। तो जो खाई उस टाइम पे आई कि निचले तबके ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत सारे लोग उस टाइम पे विस्थापित किए गए दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए। ये सब इंसिडेंट जो हम पढ़ते हैं कि संजय गांधी ने जिस तरीके से कुछ बस्तियों पे बुलडोज़र चलवा दिए थे, पुलिस से लाठीचार्ज करवाया था। तो एक तो हमारी समझ बहुत अधूरी है। दूसरा, एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर आप सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनकी तनख्वाह का ग्राफ देखिए पिछले 75 साल में, तो वो कई गुना बढ़ा है। मतलब वो शायद 100 से भी ज़्यादा गुना उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। जैसे मेरे पिताजी ने 1984 में नौकरी शुरू की थी, और जब वो 2019 में रिटायर हुए उस समय उनकी तनख्वाह शायद 100 गुना से भी ज़्यादा थी उनकी पहली तनख्वाह से। ये हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ वो था कि इंडिया में बहुत सारा पैसा आया, इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो की, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसने ये मान लिया है कि ये उनकी अक्लमंदी से उनके पास एकदम से पैसा ज़्यादा आ गया, कि वो बहुत स्मार्ट थे या वो बहुत इंटेलिजेंट थे, या उनकी स्ट्रगल से। तो जो तबका इस बूम से बाहर रह गया उसे वो ऐसे देखते हैं कि इन्होंने मेहनत नहीं की है। एक और चीज़ जो 1991 के बाद से हुई है कि जैसे हमारे जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया, धीरे धीरे करके वो जितनी भी सर्विसेज सरकार प्रोवाइड कर सकती है वो धीरे धीरे सरकारी सर्विसेज से प्राइवेट सर्विसेज की तरफ चले गए। जैसे कि हमसे पिछली जनरेशन में, हमारे माँ बाप की जनरेशन में ज़्यादातर लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमारी जनरेशन में ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हैं। या फिर तो एजुकेशन में जो मिडिल क्लास था वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ गया, हेल्थ केयर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना शुरू कर दिया हमारे जैसे लोगों ने। तो पिछले कुछ सालों से तुम देखोगी हालत ये है कि सेफ्टी में भी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए हैं, कि लोग गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी होती है। तो हेल्थ, एजुकेशन और सेफ्टी, सिक्योरिटी जो मेन प्रशासन के जो फंक्शंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें अगर एक बड़ा तबका जिसके पास पैसा है और पैसे की वजह से जिसके पास थोड़ी पॉलिटिकल वॉइस हो सकती है, अगर वो सब कुछ छोड़ दे तो सरकारी सर्विसेज सिर्फ गरीब तबका उनका फ़ायदा उठा सकता है, और उस तबके के पास आवाज़ नहीं है। तो ये सर्विसेज ख़राब होती जाएंगी, लेकिन कोई दिखाने वाला नहीं होगा कि ये देखो क्या हो रहा है। और इसी पूरे प्रोसेस की एक तरीके से परिणति या कंक्लूजन मुझे ये दिखता है, जो हम हर साल सुनते हैं ना कि पिछले 10 साल में 15-20 लाख लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी, वो इसी प्रोसेस का कंक्लूजन है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो छोड़ देगा। हमारे साथ के इतने सारे लोग हैं जो ज़्यादातर लोग जो यूएस आते हैं वो वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से मिडिल क्लास ने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सब किया, लेकिन कि इस जो मिडिल क्लास का सपना है कि पूरी तरीके से वो स्टेट से या प्रशासन से इंडिपेंडेंट हो जाए, इसमें उम्मीद के गुब्बारे में पिन चुभी कोविड के टाइम पे, जब लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि
अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो कहीं नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं थी और वो सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं थी। एक और चीज़, जब जैसे सुनते हैं कि इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है अपने देश की पिछले कुछ सालों से, तो सरकारी आंकड़े ही बताते हैं, शायद एक आध साल पहले ही आया था कि 80 करोड़ लोगों को सरकार अनाज दे रही है। अगर 80 करोड़ लोगों को सरकार अनाज दे रही है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। पर लोग इसे भी इस तरह से नहीं देखते ना, लोग ये देखते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, लेकिन वो इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अनाज मांगना पड़ रहा है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। हाँ, इसमें बहुत, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। ये कितना सैड चीज़ है ना कि सरकार को अनाज, इतने सारे लोगों को अनाज देना पड़ रहा है कि वो गरीबी रेखा से इतने नीचे है कि खाना तक नहीं नसीब हो पा रहा है उन्हें। इसमें रोल उस मीडिया का है जो कि नेहा ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहा जब एक न्यूज़ चैनल छोड़ने से कुछ टाइम पहले उस न्यूज़ चैनल के कोई कॉरपोरेट ओनर बन गए थे, और वहाँ ये बताया गया कि हमारा टारगेट ऑडियंस बेंगलोर में रहने वाला एक आदमी है जो कि लगभग 35 साल का है और टेक कंपनी में काम करता है। उस तबके को टारगेट कर रहे हैं न्यूज़ चैनल। इसमें मुझे शर्मिंदगी और गुस्सा इस बात का आता है कि इतने छोटे तबके को टारगेट करने के बावजूद वो ये कहने का दुस्साहस कर पाते हैं कि नेशन वांट्स टू नो। हमारे तबके को ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है, उसके पीछे तमाम वजहें हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स है, लेकिन वो छोड़ देते हैं। तब भी सरकारी आंकड़े हैं जैसे एक आध साल पहले के कि 25,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग 10% से भी कम है देश की आबादी के। तो इस हालत में मिडिल क्लास भी श्रिंक करेगा, और मुझे लगता है कि क्योंकि मिडिल क्लास ने इतने साल जो तबका सफ़र कर रहा था उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो मिडिल क्लास की आवाज़ उठाने की जो आदत है वो अब रह नहीं गई है। ना तो आदत रह गई है, और मुझे इस चीज़ पे भी शक है कि क्या उनमें क्षमता भी है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें पिछले कुछ सालों में गई हैं, और ये हर सरकार में हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल 2014 से पहले बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास मुखर था या बहुत ज़्यादा बेनेवलेंस थी उसमें। तो ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। 50 साल पहले इमरजेंसी को जस्टिफाई करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, और वो ख़ास तौर से मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो मुझे अब इस चीज़ का डर लगता है कि मिडिल क्लास के पास अपनी जो समस्याएं हैं उन पे आवाज़ उठाने के लिए भी वो क्षमता, वो साहस रह नहीं गया है। तो जो एक राहत इंदौरी का शायद शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे मकान सभी जद में, इस गली में कोई हमारा मकान थोड़ना है। तो ये सबके साथ होने वाला है, लेकिन अभी शायद मिडिल क्लास को ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कई हफ्तों से मैं ये देख रहा हूँ कि मिडिल क्लास इस चीज़ से परेशान है कि हेल्थ इंश्योरेंस, जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका प्रीमियम दुगना हो गया है पिछले 4 साल में, या फिर उस पर 18% GST क्यों देना पड़ रहा है। मतलब इससे पहले ये सवाल होना चाहिए था कि आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के पास इसलिए गए ना क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल से आपको कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब आपने अच्छे सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं मांगे? प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते थे साथ में, लेकिन आपने ये डिसाइड किया कि हमारे पास पैसा है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हैं। पहले सवाल तो ये होना चाहिए था ना कि जब आप टैक्स दे रहे हैं, मिडिल क्लास ये कहता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, तो भाई उस टैक्स से जो अस्पताल चल रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए मांग क्यों नहीं की आपने? उस टैक्स से जो स्कूल चल रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए मांग क्यों नहीं किया आपने? और इसमें एक चीज़, मतलब मैं इस चीज़ पे इतना ज़्यादा गुस्सा और इरिटेट होता हूँ, इसलिए मतलब माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज़ में गुस्सा लग रहा हो, लेकिन एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हर साल जब भी JEE और UPSC का रिज़ल्ट आता है तो एक ना एक न्यूज़ ऐसी ज़रूर आती है कि किसी रिक्शे वाले की लड़की ने, किसी चाय की टपरी चलाने वाले के लड़के ने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और मिडिल क्लास उसे ऐसे देखता है कि देखो कोई भी मेहनत करके वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। मिडिल क्लास ऐसे नहीं देखता। शर्म आनी चाहिए हमें कि ये न्यूज़ बन जा रही है। जो एग्ज़ाम या जिस जगह पहुंचने का हक पूरे देश के लोगों को है, उसमें अगर एक तबके से आने वाले बच्चे का एडमिशन हो जा रहा है या वो एग्ज़ाम क्लियर कर ले जा रहा है तो हम न्यूज़ बना दे रहे हैं इस चीज़ को। मतलब हमें शर्म कैसे नहीं आती इस चीज़ पे? थिंक सरकार से ये जो ना उम्मीदी मिडिल क्लास की हो गई है एक तरह से, कि उन लोगों ने कोई उम्मीद लगानी ही छोड़ दी है। सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, या सरकारी कुछ और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, और उसका रीज़न यही है जो तुम कह रहे हो कि क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम प्राइवेट जगहों पर चले जाएं,
लेकिन उससे ये हो गया है कि अब सरकार के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आकर उनसे पूछ सके कि ये ऐसा क्यों नहीं है। और उसका जो असर है वो अब डायरेक्टली पड़ता है लोअर क्लास के लोगों पे, क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं और जाकर अपना इलाज करा सकें या किसी और स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकें। तो उनके पास जो एक होप थी कि उनके लिए आने वाला फ्यूचर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा जब उनके बच्चे पढ़ जाएंगे, या अगर उन्हें बीमारी हुई तो वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं धूमिल सी होती दिखती है। अब ऐसा नहीं लगता कि वो जो होप है वो भी अब उनमें रह गई है। और आई थिंक आंकड़ों के हिसाब से अब इवन गरीब लोग भी कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा सा पैसा हो तो सरकारी स्कूल में ना भेजकर उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाए, क्योंकि अच्छे भविष्य का सपना तो हर कोई देखता है। अगर स्कूल ही एक ज़रिया है या पढ़ लिख जाना ही एक ज़रिया है एक अच्छे भविष्य के लिए, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं। लेकिन ये एक तरह से सरकारी स्कूलों की भी तो हार है ना, कि ये एक तरीके से तुम्हारा जो काम है तुम वही नहीं कर रहे हो। ये एक तरीके से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गया है कि आपने कहा कि जैसे मिडिल क्लास ने कहा कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं। अब जैसे सरकारी स्कूल अच्छे तब होंगे जब जो ज़िले का शिक्षा अधिकारी या डीएम है उसके बच्चे स्कूल में जाएंगे, वो आके हड़का सकता है। आप तो उसने अपने बच्चों को निकाल लिया, उससे वो उनके पास कोई जवाबदेही नहीं रह गई, क्योंकि लोकल जो कम्युनिटी है उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है उन स्कूलों की। तो ये एक साइकिल बन जाता है कि क्योंकि स्कूल ख़राब हैं इसलिए और लोग उन स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल सकते हैं जो थोड़ा सा भी अफोर्ड करते हैं, तो और गरीब जनता के लिए ही सिर्फ वो स्कूल रह जाते हैं। और क्योंकि वो गरीब हैं तो वो स्कूल में जाके उन टीचरों से सवाल नहीं पूछ सकते कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम क्यों नहीं ढंग से पढ़ा रहे हो, और वो स्कूल और बदतर होते जाते हैं। हाँ, ये एक तरह से फीडबैक लूप चल पड़ता है एक तरह से, कि क्योंकि स्कूल वालों को भी पता है कि हमसे किसी को कोई अब उम्मीद नहीं है। सबको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, और इसलिए वो लोग मेहनत करने से भी अब एक तरह से मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि ठीक है क्यों ही करना है। आई डोंट नो कि इससे बाहर कैसे निकला जाएगा। क्या आने वाले समय में सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे, या अगर रहेंगे भी तो कितने यूज़फुल होंगे, ये सब तो खैर बात की बात। लेकिन किताब को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हम लोगों का रैंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, हमें किताब पे वापस आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम अगले पार्ट में अपना डिस्कशन जारी रखेंगे और किताब पे वापस आएंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। आप सुन रहे थे एक बूंद सागर। हम बात कर रहे थे नेहा दीक्षित की किताब द मैनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स के बारे में। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।